गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा खौसर। नाजरीन, मौलाना ने भी हुकूमत के खिलाफ महाज कस लिया है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ गुज़श्ता रोज जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आम इंतखाबात में सिंध असेंबली, ऐवान सदर और दीगर असेंबलियां फरोख्त की गई। दोबारा इलेक्शन कराए जाएं वरना अवामी समंदर मैदान में आने के लिए तैयार है। क्या मौलाना भी PTI के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और क्या दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं? हुकूमत के लिए ये सूरत हाल यकीनन मुश्किलात का बायस बनने वाली है, जो पहले दिन से ही मसाइल में घिरी नजर आती है। नए चैलेंज से कैसे ये हुकूमत निपटेगी, ये सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब PTI इन हालात में हर तरफ से एक्टिव दिखाई देती है। सबसे पहले मौलाना को साथ मिलाने की तैयारी जारी है। इस सिलसिले में आपस में राब्ता करने का फैसला भी हुआ है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। समाअत 8 अप्रैल को होगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी किसी से बातचीत नहीं चल रही, ना ही कोई पैगाम मिला है। इन सब मामलात के दरमियान बानी PTI ने एक और आलमी जरीदे में जारहाना मजमून लिख दिया है। सवाल यह है कि हालिया बानी PTI के टेलीग्राफ में लिखे गए आर्टिकल के बाद भी PTI को मुज़ाकरात की उम्मीद है? अगर है तो कैसे? दूसरे सेगमेंट में बात होगी IMF प्रोग्राम की, जिससे निकलना पाकिस्तानी कौम के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय कर लिए गए हैं। IMF का वफ्द 15 मई को इस सिलसिले में पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन मुतालबात की फहरिस्त पहले ही हुकूमत को थमा दी गई है। IMF ने मजीद टैक्सेस लगाने, बिजली गैस मजीद महंगी करने, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने और खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज़ दी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो महंगाई में कमी का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ये सब वक्ती जमा खर्च लग रहा है। इस बीच एक हौसला अफजा खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के मामला तय होते दिखाई दे रहे हैं। एक और वफ्द पाकिस्तान आने वाला है। कितना खुशाइंद मामला रहेगा, ये इस पर बात करेंगे। और आखिरी सेगमेंट में डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की जानिब से खला में पहले कदम की। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर चांद पर रवाना हो गया है। ये सैटेलाइट मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया गया है। ये जानेंगे कि मिशन पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है और क्या इससे कोई फ़ायदा भी होगा, और अगर होगा तो कैसा, कितना फ़ायदा होगा। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल मौजूद है। आपसे तारुफ करवा देती हूँ। पीर मोहम्मद अशरफ रसूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और एक अरसा हो गया उनको सियासत में कदम रखे हुए। और हमारे जो दीगर एनालिस्ट हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं। सहाफ़त की दुनिया का बड़ा नाम PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत दान हैं, सियासी उमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं। और अनवर रज़ा साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और सियासी उमूर को बहुत करीब से देखते हैं। अशरफ रसूल साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। बीइंग पॉलिटिशियन, क्योंकि सारी पॉलिटिकल डिस्कशन पर बेस करेगा हमारा प्रोग्राम, तो सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट से शुरू कर लेते हैं और फिर ओवरऑल अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए गवर्नमेंट की इस वक्त, तो सर बहुत से लोगों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है और वज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत से सीनियर लोग मौजूद हैं जिनको इस बार गवर्नमेंट में अहम वजारतें या अहम जिम्मेदारियां नहीं मिली। इसकी वजह क्या है? देखें, ये तो पार्टी के कायदीन का फैसला होता है और सियासी पार्टीज में ओहदे बदलते रहते हैं। कभी कोई मिनिस्टर हो जाता है, कोई नहीं मिनिस्टर होता है। ये तो सियासी पार्टी के अंदर के फैसले होते हैं। सही। इसमें मेरा ख्याल है किसी और को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और पार्टी देखती है, सोचती है, समझती है और अपने ख्यालात में समझती है कि इनको बेहतर जो है ये इस अंदाज में चला सकते हैं, उनको वज़ाला दे देती हैं, ठीक, वो ओहदे दे देती हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी बात अजीब नहीं है मेरे लिए। ठीक है, यानी आपको इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती है, मामूल की बात है। लेकिन सर, पार्टी वर्कर की या वो लोग जिनको तवील अरसा हो गया पार्टी से वाबस्तगी रखते हुए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी दिल आज़ारी तो होती है कि इतना अरसा काम करने के बाद, खिदमत करने के बाद उनको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिल रही। इम्पोर्टेंट पोजीशन तो यही होती है कि अगर आप किसी पार्टी के वर्कर हैं और नज़रियाती वर्कर हैं, तो आप किसी सूरत में भी आवाम की खिदमत कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, पाकिस्तानी खिदमत कर सकें, यही सबसे बड़ा प्राउड और एजाज़ होता है मेरे नज़दीक में। मैं यही समझता हूँ। तो पीर साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, मैं आपसे अगर सवाल करने की जसारत करूँ कि क्या पार्टी क़यादत का आप पर एतमाद नहीं है कि 5 मरतबा आप सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और 5 मरतबा सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब होने के बाद भी आपको अगर कोई वजारत का कलमदान नहीं दिया गया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस तरह तो पार्टी में जो नज़रियाती और कारकुनान हैं
ان میں ایک عجیب سی لہر پیدا ہوگی کہ باہر سے آنے والے جو پیرا شوٹرز ہیں ان کو اچھے عہدوں پر لگا دیا جاتا ہے، جو پارٹی کے نظریاتی اور کارکنان ہیں جنہوں نے مار کھائی ہوتی ہے، جو اتنے زیرک سیاستدان ہیں، ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، آپ کی پارٹی میں بھی ایسا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، تو پہلے میں کلیئر کر دوں کہ میں 5 نہیں 4 دفعہ MP میں ہوں لگاتار۔ پہلا الیکشن میں ہار گیا تھا، یا جس طرح سیاستدان کہتے ہیں کہ مجھے ہرا دیا گیا مشرف کے دور میں، یہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے پارٹی کو میرے پاس وہ کوالٹیز نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا مجھ جیسے بندے کو ٹکٹ دے دینا، اس کے بعد مسلسل جیت جانا میرے لیے ہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے عام سیاستدان میں سیاست ایک پاور گیم ہے، میں بالکل اس کا قائل ہوں کہ سیاست ایک پاور گیم ہے، اور کوئی کہتا ہے نا کہ سیاست عبادت ہے، عبادت اس طرح میں ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہوں، آپ چیف سیکرٹری ہوں یا PN ہو، آپ چیف ایگزیکٹو ہوں یا کوئی عام سے عہدے میں ہو، اگر آپ کوئی کام ایمانداری سے اپنا کر رہے ہوں تو آپ اپنے اندر کے ضمیر کو اور اپنی آخرت کو مطمئن کرتے ہیں۔ پارٹی نے اگر مجھے وزیر نہیں بنایا تو مجھے کوئی اس میں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، اور میں نے کبھی الیکشن سے نہیں لڑا ہے کہ میں نے کوئی منسٹر بننا ہے یا کہیں آگے جانا ہے۔ جس دن پارٹی محسوس کرے گی مجھے بنا دے گی، جس دن وہ محسوس کرے گی نہیں ہے تو مجھے، اگر پارٹی آج کہتی ہے کہ آپ صبح ریزائن دیں اور آپ جس سے ہر دفعہ الیکشن جیتتے رہے ہیں وہ الیکشن لڑے گا تو میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ نظریاتی چیزیں تو یہ ہوتی ہیں۔ باقی ہم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو افسوس ہوتا ہے پہلی دوسری باری جیت جاتے، کہتے ہیں منسٹر یہ وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ تو کیونکہ ورکر ہیں، فرام فرسٹ ڈے روٹ سے آئے ہیں، ہمارے لیے جو ہے نا MP ہونا اور 5-10 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرنا یہی سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کو ہم اس لیے خوش ہو کے سمجھتے ہیں کہ جب ہم دوسری باری پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تیسری باری پھر جیتتے ہیں، چوتھی باری پھر جیتتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے ہمیں جو عہدہ دیا ہے ہم نے اس کو ایمانداری سے نبھایا، تب کے تمام حالات کے باوجود بھی 18 ہو 24 ہو 13 ہو 7 ہو 2 ہم الیکشن جیتتے رہے۔ میرا خیال ہے پیر صاحب یہ تو مطلب دل ٹوٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن میں یہی کہنے لگا تھا پیر صاحب، میرا خیال ہے یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے اور یہ اپنی پارٹی سے نظریاتی وابستگی کا ثبوت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے لائل اور محب پارٹی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، چونکہ اس سے واقعی دل آزاری ہوتی ہے اور یہ بددلی جو ہے وہ کارکنان میں اب بھی پائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اگر عوام اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، بار بار آپ کو منتخب کر رہے ہیں، تو پارٹی قیادت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ لائل بندہ بار بار اسمبلی تک پہنچ رہا ہے، اس میں کچھ تو کوالٹیز ہوں گی، لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو کوئی اہم ذمہ داری دی جائے، تو یہ بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن انور صاحب آپ نے بہت سے سوال کر لیے، اب آپ سے سوال کی باری بنتی ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا اور PTI ابھی ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دھاندلی، مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کے معاملے پہ، کیا گورنمنٹ مولانا کو منا سکتی ہے یا اپنے ساتھ ملا سکتی ہے، یا کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے کہ مولانا PTI کے ساتھ اتحاد نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں مولانا کے پاس بڑی اسٹریٹ پار موجود ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو آئے گا اگر یہ جلسوں کی شکل میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو؟ بہت شکریہ سلمہ، آپ کی بات درست ہے کہ آج میں نے سوالات کیے ہیں، آج آپ کے سوال کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے یہ بات حکومت کو بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑے معلوم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور JUI فے اکٹھے مل کے تو دونوں کے پاس بڑی اسٹریٹ پار اور پھر شاید حکومت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے تو بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی اسی وجہ سے، اور جب وہ حکومت کا حصہ ہوگی تو پھر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سب مل کر جو ہیں وہ JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوششیں اب بھی کی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ڈپلومیسی چل رہی ہے، جی بالکل چل رہی ہے، بیک ڈور رابطے اب بھی ہیں، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پار ہے اور ایک سٹرونگ اسٹریٹ پار ہے، اور ان کی وائس بھی بڑی توانا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سڑکوں کی سیاست کرتے ہیں تو پھر یہ نقصان ہوگا جمہوریت کو بھی اور بالخصوص حکومت کو۔ اس لیے اپنی حکومت
हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान से बैकडोर डिप्लोमेसी राब्ते शुरू किए हुए हैं, और इस हवाले से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से पहले या बजट के बाद हुकूमत का हिस्सा बनेगी तो इसमें आप मज़ीद तेज़ी देखेंगे इन मुलाकातों में। दूसरी बात ये बड़ी अहम है कि हुकूमत में पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी दो आरा पाई जाती हैं। एक आरा वो है कि हमें सिस्टम को बेहतर करके आवाम को रिलीफ दे के आगे बढ़ना है। एक आरा वो है जो नवाज शरीफ साहब के करीबी हल्के हैं, दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो ये कहते हैं कि हमें मुज़ाहमत की सियासत भी साथ साथ करनी चाहिए। तो ये दो पैरेलल जो बयानी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में प्रवेल कर रहे हैं और चल रहे हैं। अब ये भी एक खींचातानी वाला काम शुरू है। आप देखें ना, इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो वो भी, उनको भी मजबूर किया जा रहा है और उनकी अपनी भी ख्वाहिश है कि बजट के बाद या बजट से पहले वो हुकूमत का हिस्सा हो। तो जो सियासत में सलमा कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, जो हरीफ होते हैं वो हलीफ बन जाते हैं और जो हलीफ होते हैं वो हरीफ बन जाते हैं। हमने माजी में भी देखा, अब आप शायद हमें मुस्तकबिल में भी ये देखना पड़े कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब फिर इस हुकूमत का हिस्सा, यानी कभी भी कुछ भी एक्सपेक्टेड है। पीजे मीर साहब, बानी पीटीआई एक तरफ कमेटी बनाते हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ इंटरनेशनल पेपर्स में वो ऐसी बातें लिख देते हैं जिसके बाद बातचीत की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अभी भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करेगी, मुज़ाकरात करेगी। इस माहौल में मुमकिन है मुज़ाकरात? लेकिन जी अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते हैं तो ये क्या करेंगे? एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रहेगा इस पार्टी का। अब वो टाइम खत्म हो गया कि आप एक दूसरे के साथ एक ऐसा एटीट्यूड करें जिसमें कन्फ्रंटेशन ही रह गई है। बात उन्होंने करनी है, सबसे पहले ये करें बात अपने जो एडवर्सरीज हैं, इनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज, इनके साथ बात बैठें, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक पॉलिटिकल सर्कल ने चलानी है ना, आर्मी ने तो नहीं चलानी जी। आर्मी तो इसलिए बैठी हुई है बिकॉज आप एक फेलियर हो, तो आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हो किसी को हटाने के लिए। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान के लिए, ये सब पीडीएम का हिस्सा थे, क्यों जी इमरान खान को हटाना है, अब वो हट गया, इनकी बात कर नहीं बनी, अब ये इमरान खान के साथ हो गए। तो ये जो पॉलिटिकल हम ये कहते हैं ना इसको म्यूजिकल चेयर्स, ये म्यूजिकल चेयर्स मुल्क की सियासत को, निजाम को और आपके जो सर्कल्स हैं इसको ये डिसरप्ट करती है। आपकी इकोनॉमी इससे खराब होती है, इंस्टेबिलिटी आती है, आपकी एफडीआई रुक जाती है और बड़ी और मुसीबतें आपको पड़ जाती हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि पीटीआई हैज टू सिट एंड टॉक। और जो अभी आपने सवाल किया कि सवाल वो एक बात ही करते हैं, बाद में यू टर्न हो जाता है, अब वो वक्त नहीं रहा। मेक अप योर माइंड, आइदर यू वांट टू स्टे इन पॉलिटिक्स एंड यू विल टॉक, और इवेंचुअली आप देखोगे एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट लेट यू रन। हाँ, फिर क्या होगा, इसका रद्द अमल रोड पे आ जाएंगे, वहां आपकी डिस्टर्बेंसेस शुरू होंगी। सो हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू? सो आप बेसिकली इनएडवर्टेंटली आप मार्शल लॉ को इनकरेज कर रहे हो कि वो आके आप पे मुसल्लत हो। तो इसको अवॉइड करो, बैठ जाओ। अगर आपकी कोई रंजिशें हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, भाई 1-on-1 जाके बैठ के सॉर्ट इट आउट। क्या जानी दुश्मनी एक दूसरे की यार, दोनों पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, करो, बैठो, एंड फॉरगेट ऑल द ग्रीवेंसेस। ईगोस पे नहीं मुल्क चलेगा, प्रैक्टिकलिटी पे मुल्क चलेगा, नॉट ऑन इमोशंस। और हम इमोशनल वॉरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड आई थिंक इट इज टाइम टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस। बहुत अच्छी सजेशन है मीर साहब, बहुत जबरदस्त बात की आपने। डॉक्टर फारूक, आपने हमारी जमहूरियत पर एक तस्वीर बनाई है, क्या आप शेयर करेंगे वो हमारे साथ? देखिए सलमा, ये पहले सेगमेंट में जो दो मैंने अल्फाज या जुमलात सुने बार बार, उसमें एक तो अवाम की खिदमत, अवाम की खिदमत, अवाम की खिदमत, और दूसरा सिस्टम, इसको भी 2-3 दफा ये दोनों चीजें इस्तेमाल की गई। अब देखिए 12 दर्जन जमहूरी ममालिक हैं इस दुनिया के अंदर, हम अकेले नहीं हैं, लेकिन जो जमहूरी ढांचा, जो जमहूरी तस्वीर हमने बना के दिखाई है, वो कागज के ऊपर आप यकीन कीजिए इतनी ठोस जमहूरियत, इतनी गहरी बुनियादों वाली जमहूरियत, और हकाइक मैंने सिर्फ आपके सामने 6 रखने हैं जो कंप्लीट नक्शा हमारी जमहूरियत का आपके सामने ला। देखिए पहली हकीकत यह है कि 166 जमहूरी सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है। सही, इतना सा मुल्क है, 166 सियासी जमातें हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसको अगर आप पढ़ लें, वो सिर्फ 7 सफ़हात का है, इतना खूबसूरत, इतना ठोस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना मालदार इदारा है कि पिछले साल भर में हमने हर महीने उसको 400 करोड़ रुपया दिया है।
एवरी सिंगल मंथ। कितना तकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। टोटल में 96 मेंबर हमने रखे हैं सेनेट के अंदर, और खुदाया हर मेंबर के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट है। इतनी ठोस सेनेट हमने बनाई है, दुनिया में इतनी जबरदस्त सेनेट आपको नहीं मिलेगी। 336 मेंबर MNA हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, और आप यकीन कीजिए कि महीने का 170 करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं उसके सेशन चलाने के लिए, MNAs की तनख्वाहों के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनके टेलीफोन को देने के लिए, टेलीफोन के बिल के लिए, उनके TADA। इतना तकड़ा नेशनल असेंबली का इदारा मालदार आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। और आखिरी हकायक, पिछले 45-46 सालों में 12 इलेक्शन तो हमने कर दिखाए। अब फर्क क्या है कि इतना ठोस जमहूरी निजाम, इतनी गहरी बुनियादें, नताइज 2 निकले। पहला नतीजा निकला है कि इस वक्त 40% पाकिस्तान की आवाम जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, और दूसरा नतीजा ये है कि 1971 में हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा और मर्द के ऊपर 500 रुपए का कर्जा था, 500 रुपीज, और आज 2024 में 3 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत मकरूज है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। जो हकायक आपने डॉक्टर साहब बताए उसके बाद तो सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं। इतनी अमीर पार्लियामेंट है हमारी, और अवाम देखें तो आंखें झुंझला के रह जाती हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ दीगर मामलात पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। 15 मई को IMF का वफ्द पाकिस्तान आने वाला है। दोबारा से निगोशिएट करेगा वो वफ्द, और 6 से 8 अरब डॉलर का नया बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन किस चीज़ की कॉस्ट पर, ये बहुत अहम है। पीजे मीर साहब से सवाल है मेरा, सर इतने ज़्यादा जो टैक्सेस इम्पोज करने की बात हो रही है, IMF के वफ्द ने आने से पहले ही अपनी शराइत रख दी हैं कि जो इदारे खसारे में जा रहे हैं उन सबको बंद करना पड़ेगा, टैक्सेस इम्पोज करने पड़ेंगे, इवन पेंशनर्स पर भी टैक्स लगेगा। थोड़ी थोड़ी पेंशन होती है बेचारे लोगों की। इतने टैक्सेस के बाद क्या पाकिस्तान में एक आम शहरी का सर्वाइवल मुमकिन होगा? देखिए सलमा, मैंने पहले भी बड़ा देर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोन लेते हैं कहीं से भी, आपको वापस तो लोन कर दें। तो जब आपने लोन वापस करने, आप कैसे करेंगे? आपको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से नहीं देना, ना इमरान ने देना है, ना किसी और ने आपको पैसे देने हैं। बात यह है कि आपने पैसा लेना है थ्रू टैक्सेशन। ये पूरी दुनिया का एक असूल है, और इस असूल के तहत बिल्कुल आप पे इम्पोज होंगे टैक्सेस। लेकिन जो हम शोर करते हैं कि ये जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, नेचुरली आपने डेट रिपेमेंट करनी है, लेकिन आप आवाम के लिए कितना आप इस पे रखेंगे, उसके लिए क्या कुशन है? क्योंकि पेमेंट तो आपने करनी है वापस, क्योंकि लोन लेंगे तो लोन वापस करना है, और वो एक ही तरीके से थ्रू टैक्सेशन। सो थ्रू टैक्सेशन आपने देखना है कि रिलीफ क्या लोगों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी आपको डॉक्टर फारूक ने बिल्कुल सही कहा है, 3 लाख रुपए आप पे कर्जा एक इंडिविजुअल पे चढ़ गया है, तो ये तो आगे और भी चढ़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में है नहीं। 4 टेलीफोन कॉल, 3 सिफारिशें, 2 चिटें, और एक बंदा जाता है आपका काम कराने के लिए। तो जिस मुल्क के अंदर ये होगा तो जो मर्जी आप कर रहे हैं, आपका तो काम ही नहीं होगा। आपकी जो वो फ्रीडम ऑफ, वो कहते हैं ना, डूइंग बिजनेस इज नॉट देयर इन पाकिस्तान। आप वन विंडो करो यार, करने दो काम, क्यों नहीं करने देते? आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ धूप निकलती है, आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर, फिर कहते हैं जी कि बिजली नहीं है। तो भाई तुम्हें किसी न किसी जगह तो लोगों को कोई फैसिलिटेट करो। तो टैक्सेशन आगे बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी, लोग चीखे मारेंगे, लेकिन इसकी मैनेजमेंट के लिए यू नीड द राइट पीपल। एंड आई थिंक दिस जेंटलमैन औरंगजेब who's the finance minister, I think he will do a good job. लेकिन let me tell you about him, अगर कोई इंटरफेरेंस इसमें आई, this man will leave the job. ओके, यानी अगर कोई भी इंटरवीन करने की कोई तो काम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अहम मामला है ये, जो पाकिस्तान से जो डील की बात चल रही है, IMF जिस कॉस्ट पर पाकिस्तान को लोन देने वाला है। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये पैदा होता है कि IMF आखिर पाकिस्तान से चाहता क्या है? ऐसा क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? सलमा, नहायत ही अदब के साथ अभी मीर साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया
کہ جو قرضہ جات ہم نے واپس کرنے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کہ ٹیکس بڑھایا جائے. یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. دیکھیے اس کا جو بہت بڑا اور آسان اور ریسورسفل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنے خسارے کم کرے, حکومت اپنے اخراجات کم کرے. یہ ٹیکس بڑھانے سے زیادہ بڑا طریقہ کار. اب آئی ایم ایف کے پاس آ دیکھیے, آئی ایم ایف کو بار بار ایک قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف آپ کو کہتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف ہم سے کیا چاہتا ہے, ہماری حکومت سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 8,000 ارب روپے کا سالانہ بجٹ کا خسارہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ حکومت کی آمدن کم ہے, خسارے زیادہ ہیں, تو اس کو ختم کر دیں. اگر آئی ایم ایف اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو کیا یہ خسارہ ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ نے 3,000 ارب روپے کا بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ کھڑا کر دیا ہے. مجھے کہتا ہے کہ خدایا اس میں اضافہ نہ کریں اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اگر آئی ایم ایف اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو کیا یہ خسارہ ہم کو جاری رکھنا چاہیے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پی آئی اے کے اندر صرف ایک ریاستی ادارے کے اندر آپ نے 830 ارب روپے کا نقصان کر ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں خدایا نقصان نہ کرو. مجھے بتائیے کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں یہ نہ کہے تو کیا ہمیں نقصان جاری رکھنا چاہیے اس کے اندر؟ تو معاملہ معاشی نہیں ہے, یقین جانیے, معاملہ سیاسی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ ہم معاشی فیصلہ سازی جو ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ کے تحت کرتے آئے ہیں, اور اگر کرتے چلیں گے تو یقین جانیے مجھے ایک کلیش نظر آتا ہے. یعنی کہ پچھلے 11 یا 12 مہینوں کی جو کہانی ہے اس میں جو پیغام دیا جا رہا تھا کہ ہم نے 100% فوکس کرنا ہے معیشت کے اوپر, اب جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں, ایک اس میں سے بہت بڑا میں کہہ دیتا ہوں, بہت بڑا اشاریہ یہ ہے کہ ایک نائب وزیر اعظم کا نام آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے سیاست ہی کرنی ہے, ہم نے معیشت نہیں کرنی. تو نتیجہ درست نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, یعنی میسج ہی غلط کنوے ہو رہا ہے. ہمیں سیاست کے بجائے معیشت پر توجہ دینی ہوگی. اشرف رسول صاحب, اس وقت کسان پریشان ہے, جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے پنجاب کے اندر, اس پہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے گندم کی خریداری شروع نہیں کی, وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں سب سے باقی بہت بڑا مسئلہ ہے کسانوں کے لیے اور جینون مسئلہ ہے جی, اور ابھی تک جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے خریداری شروع نہیں کی. لیکن میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو ہر چیز کو ماضی میں ڈال دیں کہ ماضی میں یہ ہوا تھا, ماضی میں ہوا تھا. اب آپ لوگ سب, یہ ڈاکٹر صاحب بھی پڑھے لکھے اپنا معیشت دان ہیں مشہور دنیا کے, جن کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ نگران گورنمنٹ تھی انہوں نے امپورٹ کیا تھا. اب ہم اس امپورٹ کو بہانہ بنا کر یہ نہ کریں کہ باردانہ نہ خریدیں, اس لیے ہم اس میں پھنس چکے ہیں. اس میں نکلنے کے لیے روزانہ کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اب 3900 جو ریٹس نکلا ہے کسان کے لیے وہ بھی بڑا مشکل ہے. وہ کہتا ہے مجھے صرف 300 روپے بچتا ہے. لیکن اس سے کسان کو اس سے پہلے جو ڈی ایف سی, یوریا, اگر اس کو گڈ گورنر سے کنٹرول کیا جاتا, اس کو صحیح قیمت میں دیا جاتا, تو پھر شاید 3000 میں بیچنے میں بھی کسان کے لیے مشکل نہیں تھا. اسے گڈ گورننس ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں تو 2 مہینے میں اس گورنمنٹ میں آئے ہوئے, وہ ہم تو ابھی پوری طرح سمجھتے ہیں کہ پیر جمے نہیں ہیں. یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آئی ایم ایف کا مسئلہ, وہ تو ہمیں ایسے دور کرنا چاہیے. ہم نے ابھی تک جو ٹیکس کے جو بریکٹس ہیں اس کو بڑھائی جاتے ہیں. اگر آپ ٹیکس دے رہی ہیں تو اگلے سال آپ کے ٹیکس کا بریکٹ بڑھ جاتا ہے. ٹیکس جو ایسے نئے ٹیکس جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں, وہ بھی فیل ہوگی ہماری اسکیم کافی جو کی ہے. جب تک آپ ہر وہ بندہ جو ٹیکس دینے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. انفارچونیٹلی جو ٹیکس دینے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے وہ ٹیکس دینے کے بجائے
हड़ताल करा देता है। अगर आप ताजियों पर टैक्स लगाए तो एक मसला बन जाता है, दूसरों पे लगाए तो एक मसला बन जाता है। हम सबको एक दफ़ा अपने सियासत को छोड़कर, अपने ज़ाती फ़ायदे को छोड़कर वो 5-10 साल के लिए इस पाकिस्तान के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें, और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी वजह से ही बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचें। और इसके बजाय कि हम एक दूसरे को की गलतियाँ पकड़ें, हम अपनी गलतियाँ दुरुस्त करें। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना, कि जब खाद सही कीमत पे नहीं मिलेगा, जब DFC सही कीमत पे नहीं मिलेगा, तो फिर क्या नाम है, गंदम की कीमत अगर आप कम निकालेंगे तो फिर वो रोएगा बेचारा किसान। और आप जो 3900 निकाला है, कोई ख़रीदार नहीं, मुझे मतलब वो बिक ही नहीं रहा है, तो बहुत बड़ा ये बहरान आ चुका है। और क्योंकि एक तरफ हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि इन्वायरमेंट चेंजिंग की, आज आपके पास बहुत सारी फसल हुई है, बम्पर फसल है, पिछले साल भी बम्पर थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि अगले साल आप कहत में मुब्तला हो जाएं। सही। ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें गौर करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट चेंजिंग के बारे में कोई इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी जहाँ तक पंजाब की बात है, जिस असम्बली का मैं नुमाइंदा हूँ, पंजाब में हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने आके सबसे पहले जो ऐलानात किए, कैंसर हॉस्पिटल बनाने का एक फ़ैसला किया है। और जो आपके छोटे छोटे जो BHU थे, BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, वहाँ पे अक्सर ना मजे बंदी होती थी, लोगों ने कब्ज़ा किया होता था, डेरे बने होते थे। उसको हम तकरीबन तमाम को जो है ना एक आइडियल बना रहे हैं, उसके 3 मॉडल बन चुके हैं। और अगर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो कामयाब हो जाएगा तो आपके बहुत से जो मर्ज़ जो है ना जो बढ़ जाते हैं, कहते हैं ना एक दाना पहले होता है, अगर उसको ना ठीक किया तो कैंसर का मर्ज बन जाता है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट पे ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा मोबाइल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत ऐसे काम हो रहा है अशरफ साहब, इसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगेन गंदम से मुतालिक क्योंकि लोगों का कंसर्न भी है, तो इस पे अगर आप थोड़ा सा मजीद वाजे कर दें। देखिए अगर अभी सिचुएशन ये है, आइंदा साल अगर किसान इनकार कर दे कि हम गंदम नहीं उगाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी मुल्क के अंदर। और अगर गवर्नमेंट अभी तक इसको टैकल नहीं कर पा रही तो लोग ये सोचते हैं, पहले भी अर्ज किया है कि अगर वो एतबार करें या ना करें, अगर जिस तरह चेंजिंग हो रही है, अपना इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, कल कहत हो जाए, बारिश ना हो, फिर कहाँ हम होंगे। हमें उसको रखना चाहिए। अब लास्ट जो निगरान गवर्नमेंट थी मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने इम्पोर्ट जो किया, वो इम्पोर्ट आज हमारे गले पड़ा हुआ है ना। लेकिन अब ये तो नहीं कर सकते कि अब हमारे गले एक चीज़ पड़ गई है तो हम कहेंगे ये उनका कसूर है, कोई जाता है जाए। कोई हुकूमत का मतलब यही होता है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन अशरफ साहब मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा? एक एक दिन कीमती है, जो गंदम कट चुकी है वो बर्बाद हो रही है पड़ी हुई, और किसान परेशान है कि अगर ये ना बिकी, ये इसी तरह बारिशों की नजर हो गई तो डूब जाएगा पैसा। परसों तक मैडम इसका हल निकल आएगा इंशाल्लाह। ठीक, परसों तक इसका हल निकल आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। परसों तक ये मामला किसी किनारे लग जाएगा। अनवर रजा साहब, किसान से मुतालिक बात हो गई, IMF से मुतालिक बात हो गई, अब एक मिडवे निकल जाएगा जिससे जो है ना वो कुछ लोगों को थोड़े मसले सुलझ जाएं। ठीक है, यानी मामले का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अनवर साहब, सऊदी अरब से एक वफ्द आने वाला है, सरमायाकारी की बात होगी। इंटरफेयर कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात थी कि सेनेट पे इतने अरब रुपए लगते हैं, जब आप वो क्या नाम है असम्बली में इतने रुपए लगते हैं, और इन्होंने हमारी सूबाई असम्बली को माफ़ कर दिया, उसमें बहुत से पैसे खर्च होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं जाते हैं, क्या उनके TA जो हैं वो जस्टिफाई होते या नहीं होते हैं। अगर डॉक्टर साहब की फिलॉसफी को देखूँ, बड़ी अच्छी बात है, तनख्वाह ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कोई गरीब आदमी ना MP MNA सेनेटर नहीं बन सकेगा। ये उनका रास्ता भी रोका जा सकता है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं कि हर चीज़ की एक्सेस जो है वो ख़राबी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे और भी अदारे हैं जिन पे पैसों की जरूरत ही नहीं होती है। MD सुई गैस है, वो 1.5 करोड़ रुपये महीना ले रहे हैं, और आपके गैस के बिल आते हैं, गैस नहीं आते हैं, उनको कोई तनकीद नहीं करता। सियासतदान क्योंकि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर, सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, उसको आप जब चाहे जहाँ चाहे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ भूल के, हमें इन चीज़ों को भूल के, मैं वही कहता हूँ कि 5 साल 10 साल में कम अक्सर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। अनवर रजा साहब, सऊदी अरब से एक वफ्द आने वाला है, बातचीत होगी सरमायाकारी से मुतालिक। इस वक्त माहौल कितना साजगार है पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए? SIFC के थ्रू जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो किस कदर मैच्योर हो चुके हैं? और इस गवर्नमेंट के लिए आइंदा जो इनकी हुकूमत का अरसा बाकी है, 4 साढ़े 4 साल तकरीबन, कुछ वक्त तो गुजर चुका है, तो उसमें
कितना ग्रो कर सकती है गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं? असल में एक तो मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि ये कोई पता नहीं कि वाकई 4.5 बरस इनके पास हैं भी या नहीं। देखिए नॉर्मल कैलकुलेटेड टाइम देखिए ना, हमारे मुल्क में जब आपको पता ना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अगले में पता नहीं क्या हो जाए, हमारी सियासत ऐसी है। दूसरी बात, मैं आपके सवाल की तरफ बाद में आऊँगा। ये देखिए, ये गवर्नमेंट्स के काम होते हैं कि आपने जो डिपार्टमेंटल हेड्स की करप्शन को देखना है, हमने गलतियों से सीखना है, गलतियों को दरगुजर नहीं करना। देखिए ना, अगर गंदम इंपोर्ट की गई है तो उसका कसूरवार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है सलमा साहिबा, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। और मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स को बिल्कुल कीजिए, ये ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो पीर साहब इंतहाई माजरत के साथ जो ज़रूरत है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, वो ये है कि आपने आवाम को रिलीफ देना है, जिनकी आप नुमाइंदगी वफाक में और सूबों में करते हैं। आवाम को रिलीफ आप दे नहीं पा रहे, देखिए ना, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म मनसूबों की तरफ। आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। 300 यूनिट तो अलग की बात, इधर बिजली के बिल और गैस के बिल देना गले का अजाब बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि क्या रिलीफ पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी? दूसरी बात, माशी सूरत का जो आपने सवाल किया था, SIFC और आर्मी चीफ की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि हम इमीडिएटली जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, उनको उनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। और जिस तरह आपने सऊदी डेलीगेशन की बात की, इस तरह आपने देखें कि मुस्तकबिल में चाइनी डेलीगेशन भी आएगा। अब हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीदें बंद रही हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके बड़े पॉजिटिव जो उनकी मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, उसके नताइज जो है सलमा आपको 1 से 2 महीने बाद नजर आना शुरू होंगे। हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ हुकूमत को इमीडिएटली ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना है। किसानों का इशू कोई मामूली इशू नहीं है। आज अगर बारिश होगी, मुझे बताएं, जिसकी गंदम खराब हो जाएगी वो बेचारा किसान उसकी तो क्या सारी करेगा? कमाई डूब जाएगी ना। ये इसको प्रायोरिटी पे हल होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस तो खलाई मिशन की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ने चांद पर कदम रखने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर साहब, चांद पर खलाई मिशन से फायदा क्या होगा? बड़े पते का सवाल पूछा सलमा कि हमारा जाएगा क्या और हमें मिलेगा क्या। देखिए, इसमें जो iCube कहलाता है वो iCube कमर है, और वो हमारे अपना जो इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट है स्पेस टेक्नोलॉजी का, उसका बना हुआ है। दूसरा फायदा ये होगा कि जो डायरेक्ट डेटा है वो फर्स्ट हैंड हमें खुद से मिलेगा, वो सेकंड हैंड नहीं होगा। कौमी फख्र का एक इशारिया समझ लीजिए, साइंटिफिक अचीवमेंट देख लीजिए। और जो जाएगा वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा कोई 5 या 6 मिलियन डॉलर लगेगा, और उसका अगर आप मुकाबला करें जो लूनर मिशन इंडिया का था उस पे उसमें कोई 100 मिलियन डॉलर खर्चा था। तो 5-6 मिलियन डॉलर का खर्चा है, और उसके इव्ज जो कुछ मिलेगा वो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, अनवर साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। एक तो सलमा कौमी फख्र की बात है, और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, ये चांद पे हमारा मिशन जा क्यों रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बस तरक्की इसी को कहते हैं कि भारत क्या कर रहा है, अगर वो चांद पे गया तो हमें भी चांद पे जाना चाहिए। तो लिहाजा इसमें ये ज्यादा विल थी कि हमें देखा देखी चांद पे जा रहे हैं। देखा देखी आपको तरक्की भी तो वैसे करनी चाहिए जैसे इंडिया कर रहा है, $बिलियन ऑफ डॉलर्स तो वो IT में कमा रहा है। तो हमें उस तरफ देख के तरक्की भी वैसे करनी चाहिए जैसे अगर हम इंडिया को इस तरह से देखते हैं। तो ठीक है अशरफ साहब, हम एक मकरूज मुल्क है, 5-6 मिलियन डॉलर कम नहीं होते। आपको लगता है कि हमें ये खर्च करने चाहिए थे? अचीवमेंट हो रही है, अच्छी बात है। और जिस तरह अनवर साहब कह रहे हैं कि हमें IT में जाना चाहिए, लेकिन बीच में इन्होंने कहा था कि बीच में इनका सवाल था कि जनाब हम सोलर में जो है ना कोई टैक्स लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपकी मिस इन्फॉर्मेशन, इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यानी सोलर पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, आप ये कह रहे हैं। ये मेरे लिए भी खबर है, वैसे खबरें यही गर्दिश कर रही थी कि सोलर पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाली है, और कुछ ही दिन बाकी रह गए। वैसे अभी जून में बजट आएगा तो टैक्सेस सामने आ जाएंगे, कहाँ चलेगा जब टैक्स लग जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों ने वक्त दिया। पीर मोहम्मद अशरफ रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फारूक सलीम मौजूद थे, अनवर साहब मौजूद थे। तमाम मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।